प्रणाम मित्रों, कुलदीप भगत ऑनलाइन क्लासेस में पुनः स्वागत है आपका। देखिए, अपन जो बात करते हैं आज सांस्कृतिक उपलब्धियां जो हैं वर्धन वंश की, इसके बारे में बात करेंगे। देखिए किस प्रकार से इनकी सांस्कृतिक उपलब्धियां हैं, इनमें देखेंगे। तो पहला अपन देखते हैं सांस्कृतिक उपलब्धियां। तो सांस्कृतिक उपलब्धियों में देखेंगे कन्नौज, कन्नौज या कान्यकुब्ज की धर्म सभा कब हुई थी? 643 ईस्वी में हुई थी। अध्यक्षता किसने की थी? अध्यक्षता करी थी एन सांग ने। एन सांग ने अध्यक्षता करी थी। इसके अंदर 18 देशों के राजाओं ने भाग लिया था। यह 18 दिनों तक चलने वाली सभा थी। इसमें वल्लभी के शासक दुर्वसेन ने भाग लिया तथा कामरूप के शासक भास्कर वर्मा ने भाग लिया। नेक्स्ट है एनसांग। एनसांग को यहाँ महायान देव और मोक्ष देव की उपाधि दी गई। मोक्ष देव की उपाधि दी गई। नेक्स्ट देखिए आरसी मुखर्जी। आरसी मुखर्जी के अनुसार हर्ष के पक्षपात के कारण यह धार्मिक पार्लियामेंट एक सांप्रदायिक सभा में बदल गई। नेक्स्ट देखिए दूसरी जो है ये होती है प्रयाग सभा। इस प्रयाग सभा को महामोक्ष परिषद कहते हैं। महामोक्ष परिषद कहा जाता है। 644 ईस्वी को हुई थी। हर्ष प्रत्येक 5 वर्ष बाद ऐसी सभा है, इसका आयोजन करता था। एनसांग ऐसी छठी सभा में भाग लिया था। नेक्स्ट देखिए हर्ष है। हर्ष ने इस सभा में बारी बारी बुद्ध, सूर्य, शिव की पूजा की। बुद्ध, सूर्य, शिव की पूजा की। राजतरंगिणी के अनुसार हर्ष पहले शैव था और बाद में क्या बन गया? बौद्ध बन गया। नेक्स्ट देखिए इंसान के अनुसार हर्ष ने अपने राज्य की आय के 4 भाग कर रखे थे। पहला भाग था यह सरकारी व्यय के लिए खर्च किया जाता था 25%। दूसरा भाग है
यह है सार्वजनिक सेवाओं के लिए, जैसे शिक्षा वगैरह हो गया। नेक्स्ट है तीसरा भाग बुद्धिजीवियों को पुरस्कार के लिए, और चौथा जो भाग है ये दान देने के लिए, दान देने के लिए होता था इसका। नेक्स्ट देखिए, आगे अपन बात करें, एक बार इसको देखें। हर्ष की सांस्कृतिक उपलब्धियां हैं, ये अपन देख रहे हैं। हर्ष की सांस्कृतिक उपलब्धि हम देखेंगे अपन। कन्नौज या कानिकोब्ज के अंदर इसने एक धर्म सभा की स्थापना करी थी 641 ईस्वी के अंदर। अध्यक्षता किसने करी थी? यहाँ पर हिंसान ने। 18 देशों के राजाओं ने भाग लिया था। 18 दिनों तक चलने वाली सभा थी ये। वल्लभी का ध्रुव सेन इसमें भाग लेता है। कामरूप का भास्कर वर्मा इसके अंदर भाग लेता है। इंसान को यहाँ पर महायान देव और मोक्ष देव की उपाधि प्राप्त या उपाधि इसको दी गई। आर.सी. मुखर्जी कहता है कि हर्ष के पक्षपात के कारण एक ये धार्मिक पार्लियामेंट थी सांप्रदायिक सभा के अंदर बदल गई। कहा जाता है कि इस धर्म सभा के अंदर अशोक ने सिर्फ और सिर्फ बौद्ध धर्म का ही क्या लिया था, पक्ष लिया था, और बौद्ध धर्म के अंदर इस पक्ष इसका लिया था, इंसान का लिया था। इंसान को अध्यक्ष बनाया था तो इंसान का पक्ष सबसे ज्यादा लिया था इसने, और इंसान के पक्ष में ये कहा था कि इसके विपक्ष कोई नहीं बोल सकता, अन्यथा उसको भारी क्या दिया जाएगा, दंड दिया जाएगा। तो इसी कारण जो अन्य साधु संत थे वो जो है इस सभा के अंदर सांप्रदायिक हो गए थे। तो ये आर.सी. मुखर्जी का कथन है इस सभा के बारे में। प्रयाग सभा देखिए, इसे महामोक्ष परिषद कहते हैं। 644 ईस्वी में हुई थी। हर्ष प्रत्येक वर्ष ऐसी सभाओं का आयोजन करता रहता था। हर इंसान है ये ऐसी ही छठी सभा में इसने भाग लिया था जो ये सभा थी। हर्ष ने बारी बारी बुद्ध, सूर्य और शिव की उपासना की, और राजतरंगिणी के अनुसार हर्ष पहले शैव था और बाद में क्या बन गया, बौद्ध बन गया। इंसान के अनुसार हर्ष ने अपने राज्य की आय का है वो 4 भाग कर रखे थे। पहला भाग है ये सरकारी व्यय के लिए होता था, दूसरा भाग है सार्वजनिक सेवाओं के लिए होता था, और तीसरा भाग है बुद्धिजीवियों को पुरस्कार देने के लिए होता था, और चौथा भाग है दान देने के लिए होता था। तो इसी प्रकार ये दान देने का जो 25% का इसका भाग था, ये हमेशा खर्च करता था इसके ऊपर प्रत्येक 5 साल से एक सभा के आयोजन के रूप में। आगे देखिए, ये सांस्कृतिक उपलब्धि होगी हर्ष की और धनवंश की। आगे देखिए आप, सांस्कृतिक उपलब्धि के बाद में अपन बात करेंगे प्रशासन की। हर्ष का प्रशासन, हर्ष का प्रशासन में देखिए, अवंती जो था ये विदेश मंत्री था। हर्ष का विदेश मंत्री या विदेश सचिव, युद्ध व शांति का कार्य भी ये देखता था। अवंती के बाद में सिंहनाद है, यह महासेनापति था हर्ष का, सिंहनाद नामक व्यक्ति। इसके बाद में स्कंद गुप्त ये था हस्ती सेना का प्रमुख था। नेक्स्ट है कुंतल जो था यह है अश्व सेना का प्रमुख था। नेक्स्ट है बंडी, ये जो था ये प्रधान सचिव था, ममेरा भाई था ये बंडी इसका। नेक्स्ट देखिए, और अधिकारी हैं, और कौन कौन से अधिकारी थे, अधिकारी देखिए आप। अधिकारी हर्ष के समय, एक तो है महासंधि विग्रहक, युद्ध शांति
युद्ध शांति व विदेश विभाग का सचिव होता था। नेक्स्ट है एक्स पटलिक। एक्स पटलिक होता था सरकारी कागजों की देखरेख करने वाला, एक्स पटलिक। नेक्स्ट है महाप्रतिहार। महाप्रतिहार ये होता था राजप्रसाद की देख रक्षा करने वाला। नेक्स्ट है भौगिक। भौगिक है ये उपज का राजकीय भाग वसूलने वाला। नेक्स्ट है कर्णिक। कर्णिक है लेखा जोखा रखने वाला। नेक्स्ट है दीर्घध्वज। दीर्घध्वज होता था तीव्रगामी संदेशवाहक। संदेश वाहक होता था। नेक्स्ट अपन देखिए महाबलाधिकृत। महाबलाधिकृत होता था सर्वोच्च सेनापति। सेनापति। नेक्स्ट है कटुक। कटुक होता था हस्ती सेना अध्यक्ष होता था। नेक्स्ट है बृहदेश्वर। बृहदेश्वर होता था यह अश्व सेना अध्यक्ष होता था। नेक्स्ट है मीमांसक। मीमांसक होता था न्यायाधीश मीमांसक होता था। नेक्स्ट है राजस्थानीय। राजस्थानी होता था ये होता था वायसराय। वायसराय। वायसराय या गवर्नर। वायसराय या गवर्नर होता था। आगे देखिए देखिए अवंती जो होता था ये होता था विदेश सचिव, युद्ध और शांति का मंत्री। अवंती था इसका युद्ध और शांति का मंत्री, विदेश सचिव। सिंहनाद जो था ये इसका महासेनापति था। स्कंदगुप्त जो था ये इसका हस्ती सेना का अध्यक्ष था। कुंतल जो था ये अश्व सेना का अध्यक्ष था। पंडित जो था इसका ममेरा भाई ये इसका प्रधान सचिव था। अब इसके कुछ अधिकारी हैं, उन अधिकारियों के बारे में चर्चा कर लें। तो अधिकारियों में देखेंगे कौन कौन से अधिकारी हैं। ये प्रमुख हैं। महासंधि विग्रह है यह युद्ध और शांति का मंत्री है। आगे देखेंगे तो आपका अक्ष पटलिक है ये सरकारी कागजातों को देखने वाला प्रमुख होता था। इसके बाद में महाप्रतिहार है ये राजप्रसादों की देखरेख करने वाला होता था। और भौगिक है यह उपज का जो भाग वसूलने वाला होता था। कर्णिक है ये लेखा जोखा रखने वाला होता था। दीर्घध्वज है ये तीव्रगामी संदेश वाहक होता था। और महाबलाधिकृत है ये सर्वोच्च सेनापति होता था। कटुक है ये हस्ती सेनाध्यक्ष होता था। बृहदेश्वर है ये अश्व सेनाध्यक्ष होता था। मीमांसक है ये न्यायाधीश होता था। और राजस्थानीय ये वायसराय या गवर्नर होता था। ये अधिकारी हो गए वर्धन प्रशासन के। नेक्स्ट देखिए साहब आगे अपन बात करें तो देखिए प्रांतीय प्रशासन। प्रांतीय प्रशासन देखिए प्रांतीय प्रशासन। प्रांतीय प्रशासन में अपन देखेंगे तो देखिए भुक्ति। भुक्ति क्या होता था साहब? प्रांत होता था। भुक्ति प्रांत होता था। इसके बाद में अपन बात करें विषय। विषय होता था जिला। विषय जिला होता था। इसके बाद में अपन बात करें पाठक। पाठक होती थी तहसील। और इसके बाद में होता था ग्राम। ये सबसे छोटी इकाई थी। तो ये प्रांतीय इकाइयां हैं। इसमें देखिए हर्ष चरित्र के अंदर भुक्ति के या प्रांत के शासक को लोकपाल कहा है।
लोकपाल कहा है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसे इसे राजस्थानीय राजस्थानीय से राजस्थानीय ऊपरीक और गोप्ता कहा जाता था। भोगपति भी इसे कहा जाता था और राष्ट्रीय भी इसे ही कहा जाता था। विषय जो होता था, ये इसका प्रमुख विषयपति होता था, जिलाधीश, और इसका जो कार्यालय होता था ये है विषयाधिकरण, ये जिलाधीश होता था। ग्राम का जो प्रमुख होता था ये होता था ग्रामाध्यक्ष पटलिक, या एक शब्द और आता है ग्रामिक। ये किसका प्रमुख होता था? गांव का प्रमुख होता था। अब देखिए यहाँ का दंड विधान क्या था? गुप्त काल की अपेक्षा कठोर था। गुप्त काल की अपेक्षा कठोर था। समाज में नैतिकता के विरुद्ध अपराधों में नाक, कान, हाथ, पैर आदि काट लिए जाते थे। ये अपराध थे। कभी कभी अग्नि, जल और विष की परीक्षाएं भी देनी होती थी। अब देखें सेना में देखें प्रधान होता था सेना का, ये होता था रण भंडागारिक। प्रधान कौन होता था? रण भंडागारिक। एनसांग के अनुसार हर्ष के पास 5000 हाथी, 2000 घुड़सवार, 5000 पैदल सैनिक थे। ये कौन कहता है? हेनसांग कहता है। आगे देखिए बांसखेड़ा अभिलेख के अंदर बांसखेड़ा व मधुबन नामक ताम्रपत्र हैं इसके, हर्ष के। इसमें नौसेना का उल्लेख हुआ है, नौसेना का उल्लेख किया है। नेक्स्ट है हर्ष के हाथी का नाम द्रियशात था। नेक्स्ट है हाथी का महावत, ये महामात्र होता था। हाथी का महावत, हाथियों का सेनापति अपन ने बात कर ली। नेक्स्ट अपन बात करें साधारण जो सैनिक होते थे, साधारण सैनिक, ये 60 और बाट कहलाते थे। ये कुछ सेना के संदर्भ में बात देखिए। प्रांतीय प्रशासन में देखें अपन इंपोर्टेंट बात बनती है सब। प्रांतीय प्रशासन के अंदर जो साम्राज्य था वो प्रांतों में बटा हुआ था। प्रांत को भुक्ति कहते थे। हर्ष चरित्र कहता है कि प्रांत का शासक है ये लोकपाल। हर्ष चरित्र के अंदर लिखा हुआ है कि लोकपाल होता था। नेक्स्ट है इसे स्थानिक भी कहते थे, स्थानीय भी कहते थे, ऊपरी भी कहते थे, गोप्ता भी कहते थे, भोगपति भी कहते थे, राष्ट्रीय भी कहते थे। यानी ये सारे के सारे शब्द हैं ये प्रांतपति के रूप में प्रयुक्त हुए हैं।
अब प्रांत है ये किस में बटा हुआ था? विषय में, जिले में बटा होता था। अच्छा, इसका प्रमुख कौन था? विषयपति यानी कलेक्टर। कार्यालय जो होता था इसका, ये क्या होता था? विषयाधिकरण। अब जो विषय होता था ये पाठक में बटा होता था। पाठक वर्तमान तहसील का रूप होती थी। और पाठक किसमें बटा होता था? ग्राम में बटा होता था। और ग्राम का जो अधिकारी होता था ये ग्रामास पटलिक या ग्रामिक होता था। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। सबसे छोटी इकाई क्या हो गई? ग्राम हो गई। अब बात करें अपन दंड विधान। गुप्त काल की अपेक्षा यहाँ पर दंड विधान क्या था? कठोर था। समाज के अंदर नैतिकता के विरुद्ध अपराधों के लिए नाक, कान, हाथ, पैर काट दिए जाने के कानून थे। कभी कभी अग्नि, जल, विष आदि परीक्षाएं भी फरियादी को देनी होती थी। तो देखिए, सेना की अपन बात करें, सेना का जो प्रमुख होता था उसे क्या कहते थे? रण भंडागारिक। इंसान ने हर्ष के पास में 5,000 हाथी, 2,000 घुड़सवार, 5,000 पैदल सैनिक बताए हैं। बंसखेड़ा व मधुबन अभिलेख के अंदर हर्ष की नौसेना का उल्लेख मिलता है। हर्ष के हाथी का नाम दृढ़शात था और हाथी का महामात्र कहलाता था। और जो साधारण सैनिक होते थे उसे चाट भाट कहा जाता था। आगे देखिए, साधारण सैनिकों को चाट बाट कहा जाता था। देखिए सर, आगे देखिए। अब अपन बात करते हैं हर्ष की आर्थिक दशा। आर्थिक दशा, आर्थिक दशा में देखेंगे कृषि जनता का प्रमुख कार्य था। कृषि है यह जनता का प्रमुख कार्य था, जनता का प्रमुख कार्य था। नेक्स्ट है सिंचाई के लिए तुला यंत्र। तुला यंत्र यानी रहट का क्या हुआ है? प्रयोग किया गया है। रहट बोल दो या जल पंप बोल दो। जल पंप का उल्लेख हुआ है। नेक्स्ट है हर्ष के समय 3 प्रकार के कर थे। हर्ष के ताम्र पत्रों से 3 प्रकार के करों की जानकारी मिलती है। कौन कौन से कर हैं? बाघ, हिरण्य और बलि, ये कर थे। इसमें देखिए, भाग है यह आयकर का 1/6 भाग होता था। आय का 1/6 भाग होता था और प्रमुख साधन भी होता था आय का। हिरण्य देखिए, यह नगद होता था जो व्यापारी से लिया जाता था। एक देखिए बलि जो होता था यह एक धार्मिक टैक्स होता था। बलि जो होता था यह धार्मिक टैक्स होता था। मथुरा सूती वस्त्रों के लिए और कश्मीर है ये सफेद लिलन के लिए जानी जाती थी। इस समय बाणभट्ट है ये कहता है कि उज्जैनी के निवासियों को करोड़पति कहा। नेक्स्ट देखिए, हर्ष ने नालंदा में पीपल मंदिर बनवाया। नालंदा में पीपल मंदिर है ये बनवाया। हर्ष चरित्र में ताम्रलिप्ति तथा पश्चिमी भारत में बड़ौच बंदरगाह थे।
नेक्स्ट अपन बात करते हैं, आप देखें हर्ष का साहित्य। हर्ष का साहित्य अपन देखते हैं। हर्ष जो है, हर्ष को स्वयं को साहित्यकार सम्राट कहा जाता है। स्वयं को 11वीं सदी में अवंती सुंदरी का कवि है सोडल। सोडल ने उसे वाणी, वाणी का मतलब काव्य, काव्य का हर्ष व कविंद्र कहा, कविंद्र कहा। जयदेव ने हर्ष को प्रसन्ना राघव, हर्ष ने प्रसन्ना राघव में जयदेव ने प्रसन्ना राघव में हर्ष को भास, कालिदास, बाण और मयूर आदि कवियों के समान बताया। और ग्रंथ एक और है कविता कामिनी। कविता कामिनी में इसे साक्षात हर्ष कहा। हर्ष की 3 पुस्तकें हैं, ये देखेंगे। पहले इसको देखते हैं अपन। देखिए हर्ष की आर्थिक दशा है। आर्थिक दशा में देखिए कृषि प्रधान प्रमुख कार्य होता था। यह जनता है, ये क्या थी, कृषि का कार्य प्रधानता रूप से करती थी। सिंचाई है, इसको तुला यंत्र यानी जल पंप कहते थे। हर्ष के ताम्र पत्रों से 3 प्रकार के करों के बारे में पता चलता है, भाग, हिरण्य और बलि। भाग है यह आयकर का भाग है यह आय का 1/6 भाग लिया जाता था। हिरण्य है ये नगदगत होता था, व्यापारी से लिया जाता था। बलि है ये क्या होता था, धार्मिक कर होता था। अब अपन बात करें मथुरा। मथुरा सूती वस्त्रों के लिए प्रसिद्ध। कश्मीर है ये सफेद लिलन के लिए प्रसिद्ध थी, ये भी सूती कपड़ा ही होता है एक तरह से। बाणभट्ट की अपन बात करें तो उज्जैनी के निवासियों को क्या कहा, करोड़पति कहा बाणभट्ट ने। हर्ष ने नालंदा में पीपल मंदिर का निर्माण करवाया। नेक्स्ट है हर्ष चरित्र में ताम्रलिप्ति और पश्चिम के अंदर जो है भड़ोच नामक प्रमुख बंदरगाहों का क्या किया गया है, वर्णन किया गया है। आप साहित्य देखें तो साहित्य में देखें स्वयं साहित्यकार सम्राट कहा गया है हर्ष को। 11वीं सदी के अंदर अवंती सुंदरी के कवि सोडल हैं, गुजरात के थे। इन्होंने उन्हें वाणी का हर्ष व कविंद्र का, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हर्ष को कविंद्र और वाणी का हर्ष कहने वाला कौन सा कवि है, तो सोडल है। अब अपन बात करें जयदेव की पुस्तक है, पुस्तक का नाम है प्रश्ना राघव। प्रश्ना राघव में हर्ष को भास, कालिदास, बाण, मयूर आदि कवियों के समान बताया गया है। एक पुस्तक है कविता कामिनी। कविता कामिनी में हर्ष को क्या कहा गया है, साक्षात हर्ष कहा गया है। तो ये बात थी साहित्य में अपन और पढ़ेंगे। देखिए साहित्य के अंदर अपन और देखिए, साहित्य में जो है ये है हर्ष की 3 पुस्तकें हैं। हर्ष की 3 पुस्तकें हैं, तो तीनों में देखें एक तो है हर्ष की प्रियदर्शिका। प्रियदर्शिका हर्ष ने 3 पुस्तकें लिखी थी। पहली प्रियदर्शिका 4 अंकों का है, ये 4 अंकों का नाटक है, सब 4 अंकों का नाटक है, जिसमें वत्सराज उदयन के अंतपुर की प्रेम कथा। दूसरा है रत्नावली है, ये 4 अंकों का नाटक है और इसके अंदर वत्सराज उदयन
वह उसकी पत्नी वासवदत्ता की परिचारिका नागरिक, कई पुस्तकों में नागरिक भी है, इसका प्रेम कथा है। नेक्स्ट देखिए नागानंद में देखिए तीसरी पुस्तक है नागानंद है। यह बौद्ध प्रभावित रचना है और कितने अंक की है? 5 अंक की है। इस नाटक में जिमूतवाहन नामक एक विद्याधर राजकुमार की आत्महत्या की कथा। नेक्स्ट है इसके दरबार के अंदर, हर्ष के दरबार में कौन कौन रहते थे? बाणभट्ट, मयूर, मातंग दिवाकर, इंसांग आदि रहते थे। देखिए बाणभट्ट ने क्या क्या लिखा? बाणभट्ट की रचनाएं हैं हर्षचरित्र, कादंबरी, पार्वती परिणय, मुकुट ताड़ितक और चंडी शतक। इसके बाद में मयूर है, इसने सूर्य शतक और मथुराष्टक और खंड प्रशस्ति नामक क्या लिखे? नाटक लिखे। नेक्स्ट है R.S. त्रिपाठी ने हर्ष की तुलना अशोक से और समुद्रगुप्त से की है। इंसान कहता है वह बहुत परिश्रमी था और सत्कर्मों में नींद और भोजन भूल जाता था। सत्कर्मों में नींद व भोजन भूल जाता था। ये किसका कथन है? इंसान का कथन है। किसके बारे में? हर्ष के बारे में। दानशीलता के कारण इसे भारतीय हातिम कहा गया। दानशीलता के कारण क्या कहा गया? भारतीय हातिम कहा गया। ये सारी की सारी जो बातें थी ये आपके हर्ष के बारे में थी। देखिए हर्ष ने 3 पुस्तकें लिखी थी, प्रियदर्शिका, रत्नावली और नागानंद। ये 3 पुस्तकें लिखी थी। देखिए प्रियदर्शिका 4 अंकों का नाटक है। इसमें वत्सराज उदयन के अंतपुर की प्रेम कथा है। रत्नावली 4 अंकों का नाटक है। वत्सराज उदयन की पत्नी वासवदत्ता की परिचारिका नागनिका की प्रेम कथा है। किसके साथ में? उदयन के साथ में। नागनिका और उदयन की प्रेम कथा है इस रत्नावली के अंदर। अब अपन बात करें नागानंद है, ये बहुत प्रभावित रचना है और इसके अंदर कुल कितने अंक हैं? 5 अंक हैं। इस नाटक के अंदर जिमूतवाहन नामक एक विद्याधर राजकुमार था।
राजकुमार था, इसकी आत्महत्या की कहानी इसके अंदर। जिमुत वाहन, इस नाटक में जिमुत वाहन नामक एक विद्याधर राजकुमार था और इसकी आत्महत्या की कहानी है। दरबार देखिए, इसके दरबार में कौन कौन रहते थे? बाणभट्ट, मयूर, मातंग दिवाकर और इंसान। इंसान की अपन डिटेल से बात कर चुके हैं। मातंग दिवाकर वही है जो जंगलों में राजश्री को खोजेगा। बाणभट्ट और मयूर की अपन अभी बात करेंगे। देखिए, बाणभट्ट है जिसने हर्षचरित लिखा, कादम्बरी लिखी, पार्वती परिणी लिखा, मुकुट उत्ताड़ी तक लिखा और चंडी शतक लिखा। मयूर है इसने सूर्य शतक लिखा, मयूराष्टक लिखा और खंड प्रशस्ति लिखा। आर एस त्रिपाठी क्या कहता है? आर एस त्रिपाठी है हर्ष की तुलना किससे करता है? अशोक और समुद्र गुप्त से करता है। इंसान है ये कहता है वह बहुत परिश्रमी था। हर्ष के बारे में, वह बहुत परिश्रमी था, सत्कर्मों में नींद और भोजन भूल जाया करता था। दानशीलता के कारण इसे क्या कहा गया? भारतीय हातिम कहा गया है। तो ये सारी बातें थी ये हर्ष के बारे में। हर्ष का प्रशासनिक, हर्ष की धार्मिक स्थिति, हर्ष की सैन्य स्थिति और प्रमुख बातें हैं ये अपन ने हर्ष के बारे में देखी। तो ये प्रमुख बातें थी हर्ष के बारे में। आगे अपन बात करेंगे जो राजपूत राज्य हैं इनके बारे में बात करेंगे। धन्यवाद मित्रों।